हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएसटीसीटी क्रैश कोर्स सीरीज। और इस सीरीज में हम देखने वाले हैं आज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम कवर करेंगे केपलर्स लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर के टोटल 3 लॉज है। पहला लॉ रहेगा यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा रहेगा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा रहेगा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। आप लोगों ने इलिप्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं। मान के चलो कि इस गिवन फिगर में सन अपना यहां पे है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ओके, तो अबाउट दिस पॉइंट सारे के सारे प्लैनेट क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2a 2b लिखा गया है। तो ये है मेरा मेजर एक्सिस, और 2b जहां पे लिखा गया है वो है मेरा माइनर एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। पॉइंट ए देखा जाए तो ये फारदेस्ट पॉइंट है फ्रॉम सन, और पॉइंट पी देखा जाए तो ये है मेरा नियरेस्ट पॉइंट और क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन। ठीक है, अब ये जो फारदेस्ट पॉइंट है सन से, उसको कहा जाता है अपहेलियन, और ये जो नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट पॉइंट है उसे कहा जाता है पेरिहेलियन। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ, that is law of orbit. Now the second law. Second law is related with the aerial velocity, that is laws of area or law of areas. The line that joins the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. तो याद रखना ये क्या करने वाला है, equal area cover करेगा in equal interval of time. So that's it. उसका मतलब ये है कि एरियल वेलोसिटी जो होती है, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगा, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी। ओके, तो एरियल वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी और उसकी वैल्यू रहेगी एल डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। तो यहाँ पे एल क्या रहेगा, तो ये एल रहेगा एंगुलर मोमेंटम, एल रहेगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब प्लानेट मेरा सन के नजदीक हो तब वो फास्ट मूव करने की कोशिश करता है, एंड द अदर हैंड व्हेन वो सन से दूर है, ठीक है, जब वो सन से बहुत ज्यादा दूर है तो वो स्लो मूव करने की कोशिश करता है। तो इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है। अब ये जो लॉ है ना, दिस लॉ इज द आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद रखना, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is based on conservation of angular momentum and this law is valid for any central forces. अब central forces का मतलब क्या होता है, forces that acts along the line joining the centers. इनको बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस है मेरे पास दो, एक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा रहेगा कूलम्ब्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ द थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब। okay, cube of the semi major axis of the ellipse traced by the planet, or it is a distance between the sun and the planet। हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं by using the proportionality, t final divided by t initial इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r final divided by r initial इसका होल क्यूब। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज रिगार्डिंग द लॉ ऑफ पीरियड्स। नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में हमने इसको सीखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं
Force is directly proportional to product of masses. इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से 1/r²। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये मुझे मिल जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? तो यूनिट ऑफ जी इंपॉर्टेंट है और दूसरा रहेगा डायमेंशंस। तो ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो यूनिट ऑफ जी क्या आएगा? तो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसके जो डायमेंशंस है, इसके डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं कुछ इस हिसाब से। तो अपने पास है फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हमें पता है उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ये बन जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। मास रहेगा केजी में, एक्सेलरेशन रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, जी फिर से मास केजी में, और ये जो डिस्टेंस है वो रहेगा मीटर। तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से केजी, यहाँ से केजी कैंसिल। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं तो ये मुझे मिल जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस जो है जी के वो कुछ इस हिसाब से बन जाएंगे L3 m⁻⁻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 ⁻
constant. Now this law is applicable to all material objects in the universe. That's why it is known as the universal law of gravitation. Again, ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, ये हमेशा along the line joining the two bodies एक्ट करेगा. That's why it is called as a central force. ये central force होता है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है. एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले ले अर्थ और मून का सिस्टम, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये अर्थ जो है इस मून के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ. सिमिलरली ये मून क्या करेगा, इस अर्थ के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, दैट इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून. अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून is equal and opposite direction of force on moon due to earth. तो इसी का मतलब होता है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वैलिड या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ जो है यहाँ पे वैलिड होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग द एक्शन रिएक्शन पेयर. नेक्स्ट, नाउ ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो thin spherical shell of uniform density on a point mass which is placed inside it is zero. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे कोई स्पेरिकल शेल लेने वाला हूं, ये अपना स्पेरिकल शेल है और इसके अंदर मैं कहीं पे भी एक पॉइंट मास रख देता हूं. इस पॉइंट मास के ऊपर नेट फोर्स जो रहेगा, टोटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, तो वो जीरो आएगा. याद रखना ये चीज, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. एंड द सेकेंड रिजल्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हॉलो स्पेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड पॉइंट मास situated outside is just as if the entire mass of the shell or sphere is concentrated at the center of the shell or sphere. तो इसका मतलब क्या है, मान के चलना कि एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है बड़ा वाला और आगे जो है यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है d, ठीक है, और ये उसका रेडियस रहेगा r. तो ऐसे केसेस में करना क्या है, ये जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है हॉलो रहेगा या फिर भरा हुआ गोला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको हमें क्या कंसीडर करना है, पॉइंट मास कंसीडर करना है और इसका मास रहेगा कैपिटल M.
और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा d। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये जो फोर्स मुझे मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो इस तरह से हम फोर्स को निकाल सकते हैं। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स। तो ये हमें टी इनिशियल दिया है 24 आवर्स। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, तो आर फाइनल कितना दिया है, तो 1/4 ऑफ आर इनिशियल दिया है। देन व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड, तो न्यू टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर फाइनल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल होल क्यूब। तो हम यहाँ पे आर फाइनल की वैल्यू रख सकते हैं दैट इज 1/4 आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इसका क्यूब। तो ये आर इनिशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 का क्यूब आ जाएगा 1/64। तो ये मुझे मिल जाएगा टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल इसका स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूं तो ये मुझे मिल जाएगा टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल इज इक्वल टू 1/8। हमारे पास टी इनिशियल की वैल्यू है दैट इज 24। तो ये मुझे टी फाइनल मिल जाएगा यहाँ पे 3 आवर्स। तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा रिवोल्यूशन का वो कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा मेरा 3 घंटा। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। तो फोर्स ऑफ मून ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से दिया है। दूसरी चीज हमें दिया है यहाँ पे मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द गिवन डेटा। 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस हमें चेक करने हैं यहाँ पे। फोर्स ऑन मून, और चल जाएगा इस तरह से भी, फोर्स ऑन मून ड्यू टू द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द ऑब्जेक्ट 1/6 टाइम्स। तो ये लिख सकते हैं मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा आर स्क्वायर, और नियर टू द सरफेस है तो रेडियस ही लेंगे हम, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो ये जी कैंसिल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ मून कैंसिल। मास ऑफ मून हमें दिया है विच इज 1/8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/6 बाकी है तो ये 1/6 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 8/6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ अर्थ मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/6 इंटू आर एम। 8/6 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 4/3 रेडियस ऑफ मून। तो ऐसा वाला कोई ऑप्शन है क्या, दिखते हैं। सो यहाँ पे है ऑप्शन अपना नंबर 2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखा आज के इस लेक्चर में हमने 2 चीजें देखी, केपलर्स लॉ और दूसरा देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये चीजें हमने आज इस लेक्चर में कवर की है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने की कोशिश की है वो भी न्यूमेरिकल्स हमें समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कीजिए। कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके डाउट पूछिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।